आकाशवाणी से उतरते हजारों चैनल जो हम पॉपकॉर्न खाते हुए आराम परिस्थिति के साथ अपने घरों में लुत्फ उठाते हुए देखते हैं। आप ही के हाथ में रखा हुआ ये 100 ग्राम का खिलौना देश और दुनिया की खबरें जो आपकी मुट्ठी तक पहुंचाता है, ये शायद संभव नहीं हो पाता अगर इस देश में ख्वाबों की मानिंद लिए ख्वाबों के मुकम्मल होने का सपना पाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे साथ न होते। एक वक्त हिंदुस्तान में ऐसा था जब हिंदुस्तान अंतरिक्ष की गतिविधियों को लेकर रशिया और दूसरे मुल्कों पर निर्भर था। हिंदुस्तान ने जब पहला रॉकेट लॉन्च किया था, उस समय आप ताज्जुब करेंगे, उस रॉकेट के पार्ट्स को ले जाने के लिए साइकिल और ऊंट गाड़ों का इस्तेमाल किया गया था। हिंदुस्तान में जब लोग ख्वाब देखने से डरते थे, ख्वाब के मुकम्मल होने की कहानी तो बहुत अधूरी थी, उसी हिंदुस्तान को ख्वाब दिखाने का ख्वाब देखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। जो हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढा करता था, उसी हिंदुस्तान को मंगल की यात्रा का आधार देने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। कामयाबी का नूर चेहरे पर जितना ज़्यादा होता है, जितना हसीन होता है, उसके संघर्ष की कहानी भी उतनी ही लाजवाब होती है। एक छोटा सा बच्चा जो सड़क से अखबार उठाकर घर घर में जाकर बांटा करता था, एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए केवल 8 साल की उम्र में नाव चलाई है, एक छोटा सा बच्चा जिसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसी की बहन ने अपने जेवर, अपने गहने बेच दिए। महज 10 साल की उम्र में आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर, उनकी परवाज को देखकर उड़ने की ठान चुका था, सोच चुका था कि मुझे पायलट बनना है। और इसी दौड़ में जब वो पायलट बनने के लिए एयरफोर्स के इंटरव्यू में दिल्ली पहुंचे, वहां 25 लोग बुलाए गए थे, जिसमें से एयरफोर्स को 8 लोग सिलेक्ट करने थे और अब्दुल कलाम का नंबर 9वां था। एक रैंक की वजह से उड़ने का वो सपना पूरा होते होते रह गया। अब आप सोच कर देखिए उस दर्द के बारे में जिसकी बहन ने उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए गहने बेचे हों। वो शख्स आंसुओं से सराबोर भी नहीं हो सकता, क्योंकि घर जाकर जवाब देना है। मन में उदासी, टूटा हुआ ख्वाब और डिप्रेशन लेके कलाम साहब ऋषिकेश पहुंचे शिवानंद आश्रम में, और महंत शिवानंद से मुलाकात की और अपने ख्वाब जो पूरे नहीं हो सके थे, जो मुकम्मल नहीं हो सकते थे, उसके बारे में उनको बताया। तब शिवानंद गिरी महाराज ने उन्हें एक बात कही कि बेटा, अगर ख्वाबों में पवित्रता हो, ख्वाबों में पवित्रता हो और आप उस ख्वाब को दिलो जान से चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस ख्वाब को पूरा होने से रोक सके। और उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसरो में साइंटिस्ट बने, और उसके बाद ही आप और मैं उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम की एक बात जो उन्होंने कामयाबी हासिल करने के बाद कही, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि जिंदगी का तजुर्बा पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर नहीं मिलता, असली जिंदगी पहाड़ की ढलानों पर मिला करती है। इसका मतलब संघर्ष ही वास्तविकता में कामयाबी होता है। कलाम साहब देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो भारत रत्न मिलने के बाद राष्ट्रपति बने। जब तक वो राष्ट्रपति भवन में रहे, वहां की साफ सफाई का ध्यान उन्होंने ऐसे ही रखा जैसा वो अपने खुद के मकान का रख सकते थे। जब तक वो राष्ट्रपति रहे, तब तक अपना खर्चा अपनी सैलरी से वहन किया, और कोई रिश्तेदार भी अगर उनसे मिलने आया है तो उसका खर्चा भी उन्होंने अपनी सैलरी से दिया है। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए एक भी मृत्यु दंड उन्होंने माफ नहीं किया, और उनका कहना था कि अगर गुनाह किया है तो सजा मुकम्मल है और मिलनी चाहिए। और जब राष्ट्रपति भवन से वो निकले, तब उनके हाथ में केवल एक बक्सा था, जिस बक्से में 70% वजन उनकी किताबों का था। इस देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति रहने के बाद और इस देश का सर्वोच्च नागरिक पद भारत रत्न प्राप्त करने के बाद भी कलाम साहब सादगी और सरलता की मूरत थे। राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर अगर उनके लिए कोई अलग से स्टेज लगा हुआ है, अगर उनके लिए स्टेज पे अलग से कोई चेयर लगी हुई है, तो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़कर कलाम साहब अपने लिए वही चेयर डलवाते थे जो वहाँ के दर्शकों के लिए लगी हुई हो। मैंने कई इंटरव्यूज़ में उनको ज़मीन पर बैठकर लोगों से बात करते हुए देखा है, बच्चों से बात करते हुए देखा है।
अपनी सफलता के बाद जब कलाम साहब प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाले थे, उनके एक सीनियर उनको प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ले जाने वाले थे, तब कलाम साहब ने अपने ही सीनियर से एक बात पूछी कि सर, आपको लगता है जो लिबास मैंने पहन रखा है, और उन्होंने उस समय हवाई चप्पल पहन रखी थी, कि जो लिबास मैंने पहन रखा है वो प्रधानमंत्री से मिलने के लायक भी है? तो उनके सीनियर ने कहा था कि कामयाबी का लिबास जो तुमने पहन रखा है वो इस लिबास से हजारों गुना बड़ा है। सरलता और सादगी इस दुनिया में ऐसे दो गहने हैं जो मुफ्त में मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, पर यकीन कीजिए इन दोनों गहनों से आप पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। उनकी दो बातें मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद हैं। पहली तो ये कि इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतने बड़े साइंसदान होने के बावजूद भी खुदा की रहमतों का जिक्र उन्होंने हमेशा किया है। इतना बड़ा वैज्ञानिक होने के बावजूद भी उनका विश्वास खुदा से कभी नहीं उठा। अपनी ही बायोग्राफी में कलाम साहब लिखते हैं कि पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि विज्ञान के करीब जाना उनको भगवान से दूर ले जाएगा, लेकिन जब जब मैं विज्ञान के करीब गया हूँ, मैं जितना विज्ञान के करीब गया हूँ, उतना ही खुदा की रहमतों का एहसास मुझे होता रहा है। दूसरी बात, वो शख्स धर्म के आडंबर और पाखंड से बहुत दूर था। अपनी बायोग्राफी में कलाम साहब लिखते हैं कि जितनी श्रद्धा और आस्था के साथ मैं अपनी नमाज अता किया करता था, उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ रामेश्वरम के मंदिर की परिक्रमा किया करता था। और पद्म विभूषण से सम्मानित होने के बावजूद जब उन्होंने शुक्राने की नमाज अदा की, उसके साथ साथ रामेश्वरम के मंदिर की परिक्रमा की है। सोच के देखिए, एक छोटा सा शख्स जो नाव में बैठाकर रामेश्वरम के श्रद्धालुओं को मंदिर तक लेकर जाता था, और जब तक वो श्रद्धालु दर्शन करके वापस आते थे तब तक नाव में बैठ के अपनी पढ़ाई किया करता था, जिसके एक कान में रामायण के श्लोक और रामायण के सूक्त और दूसरे कान में फिजिक्स के सूत्र गूंजे हों। उस बिखरी जुल्फों वाले कलाम साहब को मैं प्रणाम करता हूँ।